तो दोस्तों स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी है क्योंकि आज जो हमारे साथ भाई बैठे हैं हम उनके पर्सनली बहुत बड़े फैंस हैं। उनके व्लॉग्स हम रेगुलरली फॉलो करते हैं और हम इंडियंस को ना ट्रैवलिंग से एक अलग ही प्यार है। हालांकि हम ट्रैवल कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम किसी ट्रैवलर को देखते हैं एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग नॉलेज और एक अलग सा जोश आ जाता है। तो ऐसे ही एक ट्रैवलर हमारे साथ है, पैसेंजर परमवीर भाई। हम इनके फैंस हैं और हम इनका कंटेंट बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं और आज हम इनसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम भाई। स्वागत है भाई। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू पीयूष भाई मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत मज़ा आता है यार, मैं फ्लाइट्स में बैठ के हमेशा आपके पॉडकास्ट देखता हूँ। ज़्यादा मैं कंटेंट यूट्यूब पे देखता नहीं क्योंकि खुद ट्रैवलिंग और कंटेंट प्रोड्यूस करने में इतना बिजी होता हूँ। तो ट्रैवल करते टाइम एयरप्लेन में बैठे हुए इंटरनेट तो होता नहीं, तो मैं डाउनलोड करके जाता हूँ पॉडकास्ट और आप लोगों की पॉडकास्ट मैं खुद भी देखता हूँ। तो जैसे आपके लिए शायद हो सकता है फैन मोमेंट हो, वो मेरे लिए भी आज भाई हमारे लिए लेजिट है, क्योंकि जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने इनको बताया भाई, मैंने कहा इन भाई को बुलाते हैं यार। तो भाई जनता को मैं ये कह दूं कि भाई तुम ना फटाफट से हेडफोन लगा लो क्योंकि तुम अब अपने घरों में नहीं रुकने वाले हो, तुम अब पहुंचने वाले हो अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि भाई ने ट्रैवल कर लिए 60-70 कंट्रीज, 70+ कंट्रीज यार। तो भाई वो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन मेरे माइंड में ना यही आ रहा है भाई, लोग कहते हैं कि यार ट्रैवलिंग करने से ना तुम अपने आप को पहचानते हो, तुमको बहुत चीज़ें मालूम पड़ती है। सोलो ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़, तुम बहुत चीज़ें डिस्कवर करते हो खुद अपने बारे में। तो आपसे बेहतर तो ये कौन जाने। तो आप मुझे बताओ सोलो ट्रैवलिंग से आपने क्या क्या डिस्कवर किया, क्या क्या फायदे होते हैं इन रियल लाइफ। भाई मेरी जो पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई ना वो ट्रैवलिंग की वजह से हुई है। कोई मैंने जॉब नहीं करी आज तक, कोई मैंने खुद से कोई बिजनेस ऐसा एस्टैब्लिश नहीं करा, ना कोई मैं ऐसा बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव था इंडिया में। कॉलेज में था तो कॉलेज में भी फॉर्चुनेटली दिल्ली में था तो पूरे इंडिया के लोग थे वहाँ पे, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलता था। ट्रैवलिंग जब करने लगी तो अलग अलग देश में गया। अपन इंडिया में क्या होता है, किसी को हिंदी के साथ कोई इंग्लिश सीख लेता है तो बड़े चौड़े हो जाते हैं। मेरे को इंग्लिश आती है, मैं 2 लैंग्वेज बोलता हूँ। बाहर जाके पता चला भाई लोग 5-5 6-6 लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे स्विच करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना कि भी खुद को ग्रो कितना करना है, कैसे और लोगों से मिलना है, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, लोगों से बात करनी है। हमें मतलब अपने शहर के आदमी से ही कई बार बात करने में हिचकिचा जाते हैं अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो। लेकिन अब आपको एक ऐसे आदमी से बात करना है और इंटरेस्टिंगली बात करना है कि वो आप में इंटरेस्ट ले, तो आपको बहुत ही ना इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा। आपको चीज़ें बतानी आनी चाहिए, उसके बारे में जानना आना चाहिए। तो सारा जो भी मेरा कॉन्फिडेंस आया वो ट्रैवल करके आया। जहाँ तक की बात रही कि मेरे शौकों को मेरे को कैसे पता चला, तो जब आप किसी देश में अकेले हो ना, शाम को आके आप होटल में सोते हो जिधर कोई आदमी आपकी ज़बान नहीं बोलता, आप नहीं जानते आसपास किसी को, पड़ोस में आपके चाचे ताऊ का घर नहीं है, एक बिल्कुल अलग जगह में हो, तो तब आपको रियलाइज़ होता है भाई कि मेरे को खुद को बिजी रखना पड़ेगा। खाली रहूँगा तो काफ़ी डिप्रेसिंग भी हो जाती है फुल टाइम ट्रैवलिंग। हर आदमी नहीं कर सकता है। जिनका पैशन है 70-80% लोग तो मैं मानता हूँ नहीं कर सकते। मैं पैशनेट हूँ तो मैं चीज़ कर रहा हूँ। तो तब जैसे मैंने रियलाइज़ करा भाई मेरे को जिम जाना काफ़ी पसंद है, तो मैं वनडे पास लेके जिम चला जाता हूँ। गाने सुन लिए, कभी पॉडकास्ट देख लिया, और ट्रैवल करना और लोगों से मिलना मेरे को बहुत पसंद है। मैंने ट्रैवलिंग के थ्रू ही जाना और इसीलिए मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ, ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन है और मेरे को पसंद है और लैंग्वेजेस के बारे में जानना और कल्चर्स, फूड, लोगों के बारे में जानना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रैवल से ही सीखी है। तो भाई अब आप कितनी लैंग्वेजेस में अब फ्लुएंट हो? फ्लुएंट तो नहीं, चलो कितनी आती हैं? फ्लुएंट तो हिंदी और इंग्लिश ही है और हरियाणवी तो अगर से काउंट करो तो। इसके अलावा भाई मैं बेसिक स्पेनिश बोल लेता हूँ और बहुत बेसिक मैं टर्किश बोल लेता हूँ। थोड़ी बहुत मैं जर्मन समझ लेता हूँ, थोड़ी अरेबिक, थोड़ी रशियन। पर कन्वर्सेशन में सिर्फ इंग्लिश में ही करता हूँ, किसी से करनी हो तो समझ लेता हूँ। स्पेनिश में कर लेता हूँ, आपने शायद वीडियोस में देखा हो, बट कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश में ही करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ उसमें। भाई स्पेनिश जब आप बोलते हो बड़ा मजा आता है यार, एक तो आपकी एक्सेंट। और भाई अभी ना रिसेंटली आप जो सेंट्रल अमेरिका वाला बेल्ट कवर कर रहे थे आप, उसमें जब आप वो बोल रहे थे ना स्पेनिश लोगों से भाई मुझे सुन के बड़ा मजा आ रहा था और हम भी सीख जाते हैं। अमीगो अमीगो, होला, कोमो एस्तास, ग्रासियास, हरमानो, ग्रासियास। मैं घर भी आया ना, जब ट्रिप से लौट के आया तो मेरे पापा मेरे को आते बोले अमीगो। अच्छा भाई आप में मैंने एक वो देखी है, आपको बड़ा थ्रिल आता है कि किसी भी जैसे डेंजरस जगह है, मार काट वाली जगह है, तो आप वो जरूर एक्सप्लोर करते हो। डेंजरस सिटी, मोस्ट डेंजरस सिटी, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे तो, और आप होते अकेले हो। अकेले, हाँ। तो भाई डर तो देखो लगता है, सबको लगता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, डर सबको लगता है। पर मेरा हमेशा से यूं रहा है कि मैं ना कॉमन जगह नहीं जाना, कन्वेंशनल जगह पे नहीं जाना जिधर हर आदमी जा रहा है। जैसे इंडियंस यूजुअली थाईलैंड चले गए, यूरोप चले गए, मेरा यूँ था कि मैं स्टार्ट ही अलग करूँगा, ऐसी जगह जाऊँगा जिधर कोई जाता ही ना हो। तो तब से ही मैंने अपना ये यूएसपी बना लिया भाई, जो खतरनाक जगह है, जो अनकन्वेंशनल जगह है, वॉर जोन्स है, या जिधर और लोग जाने से डरते हैं, मुझे उधर जाना पसंद है। और उधर जाके मेरे को और ज़्यादा मजा आता है क्योंकि जैसे सीरिया चला गया मैं, सीरिया कोई नहीं जाएगा, लोग डरते हैं। लेकिन जब मैं सीरिया आया तो उन्होंने देखा अच्छा कोई टूरिस्ट है, इतनी दूर से हमारे देश घूमना है, हमें भी कोई घूमना है।
वो इतने खुश हो गए यार, लोग मेरे से पैसे नहीं लेते थे दुकानों पे, बोले नहीं हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे जैसी कंट्री में घूमने आए हो। तो वो जो प्यार मिलता है ना लोगों से ऐसी जगह पे जाके, वो भाई अनमैच्ड है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को काफी मजा आता है। भाई इसको थोड़ा ना और एग्जांपल की तरीके से बात करते हैं। रिसेंटली आप एक कंट्री में गए जहाँ पे आपको लोकल लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, आपको गाली गलौज करने लगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ बताओ उस बारे में। आप हेती की बात कर रहे हो ना हेती की शायद? बात कर हाँ रहा हूँ हाँ। तो हेती भाई जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना आम लोग जो इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, मैं नहीं बताता ज्योग्राफी के बारे में, कंट्रीज के बारे में, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हेती एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसे हम अमेरिकाज भी बोल देते हैं, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अर्थ को अगर हम बीच में से भाग करें तो एक ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अर्थ के जो वेस्ट वाला पार्ट है उसकी सबसे गरीब कंट्री है वो, और सबसे खतरनाक कंट्री भी उसे माना जाता है। बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस है, राइट्स है। तो मैं सड़क पे चलने लग रहा था, और चलते चलते एक आदमी पीछे से चिल्लाने लग रहा काफ़ी देर से, ब्लैक आदमी था और चिल्ला रहा था, और ऐसे किस्से हो जाते कई बार। तो मैंने सोचा क्यों उड़ता तीर लेना, क्यों फालतू में किसी से पंगे लेने, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, उनका देश है, वहाँ का लोकल आदमी है। मैं चलता गया, वो पीछे से फिर चिल्लाया जा रहा है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि रोड्स काफ़ी गंदी है और साफ़ सुथरा नहीं था इतना। वो चिल्लाया जा रहा है। पर 10-15 मिनट होगी, वो मेरे नज़दीक आ गया, तो मुझे लगा कि अब तो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ गई है, तो लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। तो मैं जैसे चलने लग रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में 2 लड़के बैठे थे, एक जीप थी, उस जीप पे 2 तगड़े लड़के बैठे थे, लोकल ही थे, वो भी ब्लैक्स वहीं के, हाइती के। तो वो मेरे को दूर से घूरने लग रहा है, पीछे से मेरे राइट साइड में वो आ रहा है, लेफ्ट साइड में 2 लड़के जीप पे मेरे को घूरने लग रहे हैं, मैं ऐसे चलने लग रहा हूँ। तो मैं अब समझ गया कि हो सकता है ये मिले हुए सारे और ये मेरे पे अटैक करे। वो मेरे को घूर रहे हैं, मैंने फ़ोन जेब में डाल लिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि अब कुछ भी हो सकता है। और वैसे से दिल भी मेरा धक धक, मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट दूर से होने लग रहा है। मैं उनके नज़दीक आया, एकदम से उनमें से एक को इंग्लिश आती थी, वो बोला नाइस मसल्स ब्रो। तो मैं समझ गया वो ये मेरी तारीफ करने के लिए देख रहे थे कि ये तो अपनी साइड है, अगर रोड़ा हो भी गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ गया अब दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें ओवरटेक करा, चलते मैंने उन्हें थैंक यू बोला, मर्सी बोला, उधर फ्रेंच बोलते हैं और क्रियोल बोलते हैं। तो पीछे से वो फिर भी शांत नहीं, उसने देख लिया 2 इससे बात कर रहे, फिर भी वो नहीं रुका। मैं चलता गया, फिर मैंने कैमरा निकाल के अपनी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखी। वो पास आया, वो चिल्लाने लग गया मेरे पे। फिर मैंने सोचा भाई अब तो इसे देखते हैं। मैंने देख लिया ये अकेला है, मुझे ये भी दिख गया इसके पास हथियार नहीं है, साइज में मैं उसके डबल था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा अब तो मैं इसे ले लूंगा लपेटे में। वो पास आया, मैं बोला हाँ क्या सिस्टम है तेरा। मैंने बढ़िया उसे धमकाया इंग्लिश में, मैंने उसे गाली नहीं दी क्योंकि उसने गाली नहीं दी थी। उसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, तो मैंने उसे धमकाया बढ़िया इंग्लिश में। उसके पास गया, जब मैं पास आया तब उसने देखा कि भी ये तो साइज में डबल है मेरे से, दूर से उसे पता नहीं चल रहा था। तो मेरे यहाँ तक आ रहा होगा, वो 5.25 साढ़े 5 फुट का होगा, मैं 6.5 फुट का लगभग। तो वो डर गया एकदम से, वो फिर एकदम बिदक गया, नहीं ये वाई आर यू रिकॉर्डिंग। मैं बोला भाई मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तेरी थोड़ी बना रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं चाहे कुछ करूँ, तू प्रेसिडेंट है इस देश का जो मेरे को बताएगा कि इधर रिकॉर्डिंग ना कर, कौन है तू, पुलिस वाला है, तेरा क्या सिस्टम है। तो कर करके बोला नहीं यू नो बेटर देन मी, आई एम सॉरी, डू व्हाटएवर यू वांट टू। वो डर गया और उसे धमका के फिर मैं आ गया। तो भाई ये इंसिडेंट था जो आप बात कर रहे थे। पर भैया अगर इतनी तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं गंदगी दिखा रहा हूँ तो अपना देश साफ कर लो भाई। लोग इंडिया के भी तो गंदगी दिखाते है, तो हमारी गलती है, साफ करो इसे, बात खत्म। भाई ऐसी बहुत सारी कंट्रीज भी हैं, जैसे आप वहाँ पर थे तो मैं देख रहा था, जो गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप यहाँ फिल्म करो या आप यहाँ पे हमारी कंट्री की नेगेटिव साइड दिखाओ या ऐसे दिखाओ लोगों की हालत कैसी है, क्राइम रेट क्या है, पर आप फिर भी बाज नहीं आते। भाई मैम एक कंट्री उसमें से सोमालिया है, सोमालिया विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। सोमालिया कैपिटल है मोगादिशु। मोगादिशु में कोई नहीं जाता भाई, वो बिल्कुल हर 100-200 मीटर पे चेक पॉइंट है। 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें मिलिट्री में डाल देते हैं, सारे बंदूक लेके घूम रहे होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट की मिलिट्री में या फिर जो अगेंस्ट मिलिशिया छोटे ग्रुप्स टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें। अल शबाब है वहाँ का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप। तो सड़क पे ऐसे राइफल से लेके घूम रहे होते हैं। तो उधर जाने की भी एक क्राइटेरिया, आप जा नहीं सकते, सिर्फ तभी जा सकते हो जब आपके पास एक पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, आपके पास मिनिमम 2 गार्ड्स है जिनके पास AK-47 है, इसके अलावा आपके पास एक ड्राइवर है, एक टूर गाइड है, 4-5 लोग आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी में। उसका एक दिन का खर्चा 30-40 हज़ार रुपये आता है। हाँ। वो होए बाद ही आपको वीजा मिल सकता है, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो मैंने 3 दिन का वहाँ पे वो लिया था, काफ़ी महंगा पड़ा मुझे वो ट्रिप। तो जाके मैंने रिकॉर्डिंग करके दिखा दिया भाई ये इनका सिस्टम है, देखो किस तरह बदमाशी चल रही है, खुली है ये वो। तो मैंने मेरी वीडियोस में दिखा दिया। अब लेकिन दुनिया को पता चल गया वहाँ पे इतना क्राइम है, ये वो, लोग डर गए भाई। मैंने तो सच्चाई दिखाई, लोग जाने से डरते हैं। तो उसके बाद से मुझे पता चला है कि रिसेंटली वहाँ पे कोई भी यूट्यूबर या कोई वीडियो बनाने वाला बैंड अब जा नहीं सकता। भाई आपने करवाया ये सबके रास्ते बंद करा दिया आपने, सुधार लो भाई फिर। भाई सही बात है भाई, ये लोग इंडिया के लिए तो बहुत बोलते हैं कि इंडिया में क्राइम है, इंडिया में ये है, खुद ही कंट्रीज में देखो भाई। भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में हमें ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रही है, टाइम्स स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो।
सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई। ज्यादा मेट्रो स्टेशंस देख लो उनके। मेट्रो स्टेशन देख लो भाई। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है सबवे क्रिएचर्स, SUBWAY क्रिएचर्स। वो ना न्यूयॉर्क मेट्रो के सीन्स दिखाता है। अपने शायद दिल्ली मेट्रो में एक कोई लड़की थी, छोटे कपड़ों में आ गई, कितना हुआ बना था कि छोटे कपड़े में ऐसे कैसे आ गई मेट्रो में, रिस्पेक्ट नहीं करी इंडियन कल्चर को। भाई वो पेज जाके देखना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कई लोग, मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग। भाई मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पॉटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई, पेज पे देखो, मेरे खुद आंखों देखी चीजें है। तो और मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आया टब, एक लेके आया एक जार में पानी। वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल लिया। फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया जैसे आपने बोला पॉटी कर रहे हैं, वो होमलेस लोग हैं। लेकिन ये जो आपने बोला शार लेने वाला, कुछ लोग कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं। कंटेंट नहीं भाई, वो क्रेजी है लोग, कंटेंट वाले भी है, पर ना काफी लोग ड्रग ही होते हैं, है ना, ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिपी टाइप हो गए। हिप्पी भी कह लो। पर वो ना जिस तरह डिप्रेशन इतना यार, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने तरह। अपने तो परिवार वाले संभाल लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार संभाल लेते हैं। अकेले रहते बिल्कुल आइसोलेटेड, थोड़ा सा भी दिमाग फिर गया, सेटिंग छोड़ेगी तो वो, गर्लफ्रेंड छोड़ेगी तो वो चले जाते हैं। सही बात है। फिर वो अपने नशे करते हैं, वो लाइफ से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो लेते हैं। भाई गन्स वगैरह भी तो आसानी से मिल जाती हैं वहां पे, हर किसी को, कोई भी ले सकता है शायद। हर स्टेट के लॉज अलग है। कुछ स्टेट्स में तो ऐसे सीधा वॉलमार्ट पे जाओ, ठीक है, मेरे को दे दे एक ब्रेड का पैकेट और एक बंदूक दे दे, जाके ले आओ, ऐसा सिस्टम है। तो हर स्टेट के, न्यूयॉर्क के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाती है। और वहाँ गन खरीदो तो कितने की आएगी भाई गन मैंने खरीदी नहीं यार कभी, पता नहीं, गन का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं, टूरिस्ट नहीं ले सकते आप, वहाँ के सिटीजन होने चाहिए। एग्जैक्ट नहीं, मैंने से पूछा कि आपको पता हो कि कोई नहीं, वो मैंने नहीं, पर अपने से तो सस्ती होंगी ऑब्वियसली। सबवे में वहाँ पे एक और चीज होती है भाई, मेट्रो जैसे आ रही है ना, तो कोई आदमी मेट्रो के पास खड़ा नहीं मिलेगा। अपने वो पीली पट्टी होती है, वो भी अपन क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर को यूं कर देंगे, हाँ इधर लगा। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ खड़े होंगे 10 फुट पीछे। ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, ये क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो दिमाग से पागल है, मेट्रो आ रही है किसी को भी, वो दिमाग से पागल है, धक्का दे देंगे, वो मेट्रो से भिड़ के मर जाते हैं लोग। तो ऐसे बहुत कॉमन है इंसिडेंट्स। मैं पहले दिन खुद आगे खड़ा, मैं सोच रहा है लोग पीछे क्यों खड़े। फिर मेरे को एक लोकल ने बताई, फिर मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी। इतना कॉमन है भाई, हर दूसरे तीसरे दिन किसी को धक्का देते हैं, मेट्रो के आगे चिप जाता है। भाई इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, वैसे बदनाम दिमागी है भाई। संतुलन तो अमेरिका वालों को खिला हुआ है ज्यादा। हाँ भाई बिल्कुल। वो ज्यादा चटक है। और आप तो गए हो टाइम स्क्वायर के आसपास, कितने होमलेस होते हैं भाई। वो एक ना फीलिंग, आप जो सोचते हो कि हम टाइम स्क्वायर पे होंगे, बहुत खुला मजा आ रहा होगा, पर डर लगता है भाई वहां पे। डर लगता है भाई, सीपी ज्यादा बढ़िया अपने टाइम स्क्वायर से। सही में। मेरी एक वीडियो मेरे को बनानी थी, वो बीच में रहेगी, कनॉट प्लेस वर्सेस टाइम स्क्वायर। तो उसकी शूटिंग पूरी हुई नहीं, पर मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा भाई अपना सीपी। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स अगर आप बता सकते हो। जैसे कि सीपी में आपको रिक्शा लेनी हो, एक रिक्शा आपको ए ब्लॉक से सी ब्लॉक जाना हो, कितने 10 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा। टाइम स्क्वायर में भी रिक्शा है, उस रिक्शा का प्राइस है 1 किलोमीटर का 7,000 इंडियन रुपीज, 7,000 रिक्शा के रुपए। तो वो एक ही पॉइंटर था। सीपी में आपको रात को जैसे पार्टी करनी है तो कुछ भी आपको 11-12, वीकेंड है तो शायद 1 बजे तक आप बार्स में बैठ सकते हो। टाइम स्क्वायर में 11 बजे ऑलमोस्ट सब डेड हो लेता है। और मेरी खुद आजमाई हुई चीज़ है ये, आपको दारू लेनी हो तो दिल्ली में आप ब्लैक में कहीं से दारू ले लो। हम टाइम स्क्वायर में थे एक बारी, एक मेरा इंडिया से दोस्त आया था, तो वो बोला टाइम स्क्वायर घुमाइयो। इंस्टाग्राम पे हम दोस्त थे, वो भी क्रिएटर था एक, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था अमेरिका का, न्यूयॉर्क में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं बोला तुझे आज मैं घुमा के लाता हूँ। तो लेकिन रात को हम गए तो पब्स वगैरह में, एक आयरिश पब था, हमें कहीं एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास फिजिकल आईडी नहीं थी। उन्होंने नया रूल बना दिया, फोन में आईडी नहीं दिखानी, फिजिकल आईडी चाहे आप इंडिया का आधार कार्ड दिखा दो, चाहे नकली हो, बस दिखाना है एक बार। वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने सोचा चलो भाई सड़क पे एक बियर ले लेते हैं। 11 बजे के बाद दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क का डाउनटाउन टाइम स्क्वायर, उसके बाद हमें कहीं बियर नहीं मिली, कोई सुपरमार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं बियर ही नहीं मिल रही। तो किस बात की नाइट लाइफ वहां पे, वो बोलते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क के लिए बोलते हैं। सही बात भाई 11 बजे के बाद किसी दुकान पे जाके या तुम मुझे दारू लेके दिखा दो, ना ब्लैक में ना किसी दुकान में। एंड में एक कोई बार था, उसमें हमने रिक्वेस्ट करके घुसे बिना आईडी के, वो भी 2-2:15 बजे बंद हो गया, तो वहां हमने 2-4 बियर पी, जो किया। भाई जैसे आप यही अभी हम जो लैटिन अमेरिका बेल्ट की बात कर रहे थे, वहाँ का कोई बढ़िया किस्सा हो, आप एल सैल्वाडोर भी गए हो, तो वहाँ का कोई बढ़िया किस्सा हो, कुछ बताओ यार। भाई बताता हूँ, बढ़िया किस्से यार, हर देश का ही कुछ ना कुछ निकलता है। एल सैल्वाडोर आप लोग नहीं जानते तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ इंडियन ऑडियंस के लिए, मतलब जो लोग इतना ज्योग्राफी नहीं जानते। एल सैल्वाडोर भी एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, पर उस पार्ट को बोल देते हैं सेंट्रल अमेरिका, है तो वो ऑफिशियली वैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एल सैल्वाडोर भी भाई 3-4 साल पहले तक दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ मर्डर रेट। उधर का मर्डर रेट जो है, मेरे ख्याल से एक साल में उनकी पॉपुलेशन है 60 से 65 लाख के बीच में, और शायद 3700 मर्डर्स रजिस्टर होते थे, जो कि अगर हम अपने यूपी की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो यूपी में थे मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार मर्डर एक साल के, और यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, जो कि है एल सैल्वाडोर की पॉपुलेशन के 40 गुना,
और देखा जाए तो एल सैल्वाडोर में डबल थी, सॉरी 3700 यूपी थे, 7000 उधर के थे। तो यूपी में इंडिया में सबसे ज़्यादा मर्डर रेट है और यूपी से भी डबल उधर है और यूपी से 25 गुना पॉपुलेशन कम है। तो यूपी से 80 गुना ज़्यादा मर्डर रेट है किसी देश का, तो आप हिसाब लगा लो कितना खतरनाक वो देश है। तो भाई उधर कोई नहीं जाता था, उस कंट्री को सारे स्किप कर देते सेंट्रल अमेरिका में, मतलब इतना ज़्यादा मर्डर रेट है। आम बात है, वहाँ पे बस में चढ़े, गन लेके आगे, ढाई मारा, लोगों को लूटा, पैसे लेके चले गए। तो टूरिस्ट डरते हैं, सब लोग डरते हैं, पूरा माफिया है वहाँ पे। 2 गैंग्स है, मारियो तेरेसे मतलब 13 और बारियो सेल्वात्रेचा, ऐसे कुछ नाम है। 2 ये गैंग्स ऑपरेट करती है, इनका गैंग वॉर है। ये ड्रग्स वगैरह कंट्रोल करना है, यूएस जो ड्रग्स जाएंगे, कोकेन मार्केट, सारा उसको लेके और टेरिटरी को लेके लड़ाई है में। 2019 में उनका प्रेसिडेंट आया नायब बुकले, शायद 19 में आया था, थोड़े से मेरे फैक्ट्स ऊपर नीचे ईयर्स हो सकते हैं। नायब बुकले ने क्या करा, वो बोला भाई मैं खत्म करूंगा जितना भी ये क्राइम है ना, गैंग्स मैं सारे निपटाऊंगा। उसने ऑर्डर दे दिया पुलिस को, भाई मैं तुम्हें नौकरी से निकाल लूंगा, बशर्ते तुम्हें जो भी आदमी जिसके शरीर पर टैटू है ना वो पकड़ के जेल में डाल दो। जो भी आदमी दिखे, भाई कोई टूरिस्ट मेरे जैसा भी हो, अगर मेरे भी टैटू है तो पकड़ के डाल देंगे जेल में। बाद में पूछताछ होगी भाई क्यों टैटू है, क्योंकि गैंग्स वाले टैटू से आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, मुंह पे टैटूज, गैंग्स के टैटूज इधर। तो आम आदमी ने चाहे अपनी माँ का नाम भी लिखा रखा हो, पकड़ के डाल दिया जेल में, फिर पूछेंगे भाई टैटू क्यों है तेरे, क्या आदमी है, क्या तेरी हिस्ट्री है, पूरा उसका वो देखेंगे बैकग्राउंड, फिर छोड़ते थे। तो उसने भाई इतने आदमी पकड़े, एक दिन में उसने कई गैंग मेंबर्स मरवा दिए, क्योंकि ना गैंग मेंबर्स ने हद पार कर दी थी, कुछ ऐसा किया था। तो उसने बदला लिया और एकदम से गैंग्स अब ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। तो मैं गया जस्ट इस इंसिडेंट के बाद, लोग अभी भी नहीं जा रहे थे, तो भाई मैंने जाके देखा ना भाई, इतना ज़बरदस्त देश लगा मेरे को, काफ़ी तो सस्ता और इतना अनएक्सप्लोर्ड भाई, इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पे लेक्स, मेरे अलावा कोई टूरिस्ट नहीं वहाँ पे, इतना मज़ा है ना भाई ज़बरदस्त। मैं तो कहूँगा मेरी टॉप 5-6 जो कंट्रीज हैं उसमें से एक एल सैल्वाडोर, और दोबारा लौट के जरूर जाऊंगा। भाई काफी एग्जॉटिक सी जगह है जहाँ पे भी आप गए थे, वो एक बीच साइड पे जो एक बार था, जो बीच में बार था एक, वो घूम रहा था लेकिन, हाँ, जो वो घूम हट रहा सी था। वो भाई वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था ना जबरदस्त देख के यार। भाई उसके कि बाद यार- वो जेट स्की ली, वो भाई हमें जेट स्की, मेरे रेट याद नहीं, शायद 2000 रुपए आधे घंटे के लगे, बोले जेट स्की चलाओ। वो पूरा हरी भरी लेक है, उसके चारों तरफ हरा भरा बिल्कुल ब्लू लेक। समुद्र में जेट स्की में इतना मजा नहीं आता क्योंकि लहरें बड़ी छोटी हो जाए, यूं भी लगता है शार्क आ गई कुछ कर दिया तो और डूब जाए तो वो, लेकिन लेक थी, सुंदर था, ना इतना ज्यादा खतरनाक मछलियों का डर, पानी भी स्टेबल सा था, बहुत मजेदार। लेकिन आप उस ग्रुप में जो अंग्रेज था वो बड़ा बदतमीज, वो यार दोस्त है मेरा, सीढ़ी चढ़ रहे थे तो बंदी को स्पैंक कर रहा है और आप हंस रहे हो। वो यार उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा ओलिवर नाम है उसका, ब्रिटेन का ही है, और उसकी वो गर्लफ्रेंड है गैबी, कल उसका बर्थडे भी था, तो वो कपल है, तो काफी क्लोज हूं मैं उनके। हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे स्पैंक कर रहा था मस्त बंदे है वो यार। भाई आपकी जैसे अंग्रेजों से भी दोस्ती रही है और जैसे अपने इंडिया में दोस्ती यारी रहती है कि भाई मरने मारने वाली सीन रहता है कि भाई पे कोई बात आ जाए, वैसे मुझे लगता है अंग्रेज काफी कोल्ड होते हैं, क्योंकि मैं आपके व्लॉग्स में ही देख रहा था। तो जैसे आपका कोई कपल दोस्त है तो वो अपने हॉस्टल जाएगा टाइम से सीधा काम के लिए मिले, वरना अलग अलग, इतने कोई हेल्पफुल खास होते नहीं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा था कि उनका वीजा लग गया तो ये नहीं आपका भी लगवा के ले जाए साथ में, तो कैसे रहता है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना? भाई दोस्ती तो देखो जैसी अपनी होती है, मेरे को तो ऐसी कोई दोस्ती मिली नहीं कहीं भी, खास करके जिस अपने नॉर्थ इंडिया में जो है भाई भाईचारे में ये कर दो वो कर दो, वो अपनी जगह ठीक है, अपन अपनी जगह ठीक है। जितनी ज्यादा डेवलपमेंट आ गई ना जिस देश में, उतने ही लोग थोड़े से सेल्फिश होने लग जाते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब उसे दिख रहा है भाई मैं इसके साथ जाऊंगा किसी काम पे, 1 घंटा खराब होगा, इसमें मैं अपने लिए 1 घंटा ये प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम क्यों छोड़ू, तो वो अपनी जगह ठीक है। जैसे स्पेशली जर्मन्स काफी इस चीज में बुरे, हाँ वो दोस्त काफी अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दोस्ती होगी कि अपन मिलेंगे 7:05 पे और 8:13 पे मैं निकल जाऊंगा, मेरी मीटिंग है जो भी, बिल्कुल ऐसे है वो। ऑस्ट्रियंस बिल्कुल ऐसे है, स्कैंडिनेवियंस है बिल्कुल ऐसे है कि भी नहीं मैं ना आने में मेरे को 30 सेकंड देरी हो जाएगी, सॉरी मेरा वेट कर दियो, मैं 30 सेकंड मैं आधा घंटा लेट आता हूँ, फिर भी बोलता हूँ तेरी गलती है, तू मेरे को लेने क्यों नहीं आया। वही तो उनका थोड़ा होता है ज्यादा। तो अपने जिन देशों में डेवलपमेंट थोड़ी कम है, लोग थोड़े कम पंक्चुअल मिलेंगे, लेकिन दोस्ती उतनी बढ़िया मिलेगी। तो जब तो जैसे सामने वाले आपको पता है कि मौका आने पे आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो आप अपना इंडियन पना रखते हो या जो जैसा उसके साथ वैसा? नहीं भाई मैं सही बताऊं तो मेरी 26 साल उम्र है और कितने 70 देश घूम लिया। मैं ऐसे कॉकी साउंड नहीं करना चाहता, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी एज के किसी आदमी ने इंडिया में मेरे से ज्यादा दुनिया देखी होगी। मैं ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहा, पर मैं मानता हूँ जेन्युइनली दुनिया हो सकता है भाई 2-4 देश शायद फालतू देख लियो, पर मैं नहीं मानता लोगों से मिला हो, या लोगों से हो सकता है कोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हो सकता है हर स्टेट के आदमी से मिला हो, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मेरे को नहीं लगता है मेरे से ज़्यादा दुनिया में किसी ने देखा और मिला। तो भाई मैं समझ लेता हूँ कि भी किसके साथ कितना बैरियर मेंटेन रखना है, किसके लिए कितने एफर्ट डालने हैं।
तो वो चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से समझ लेता हूँ। अब जैसे आप लोगों के साथ है ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे घर परिवार में चाचे ताऊ के लड़के मेरे खास दोस्त है, तो बिल्कुल खुल के बात करूँगा। आप मेरे को कोई काम कह दोगे पॉडकास्ट के बाद, कल परसों अभी, तो मैं करूँगा। वहीं अगर कोई और होता है, भाई मेरे को लग रहा है ये अपना काम देख रहा है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूँगा, पर उसी तरह से पेश आओ, जो जैसा वैसे रहो। इंसान पर रखने की स्किल आ गई हाँ, वो आपने। मेरे को मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी है। कभी धोखा खाया आपने किसी ट्रिप पे कि भाई किसी पे भरोसा कर लिया, वो साला चोर निकला? हाँ, एक बार हुआ। सुनाओ। तो अभी रिसेंटली हुआ, मैं निकारागुआ, आपने मेरी सीरीज भी देखी थी। तो भाई निकारागुआ की बात है, मैं अब लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। निकारागुआ एक और देश है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप ही है वहाँ पे, वेरी हार्ड टू गेट इन फॉर इंडियंस। तो एनीवेज वहाँ मैं पहुँच गया, उधर एक हॉस्टल लेके रुका। उस हॉस्टल में हमें जाना था वॉल्केनो बोर्डिंग करने। वो पॉपुलर है निकारागुआ, वहाँ पे ना एक वॉल्केनो है, और उस वॉल्केनो पे ना लोग फट्टे पे से यूं स्लाइड करके आते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, देखा था वो मैंने। तो वो स्टार्ट कैसे हुई, थोड़ी सी एक वो किस्सा ही बताता हूँ। एक फ्रांस का आदमी था, फ्रेंच वाले थोड़े वो होते हैं, फ्रेंच जर्मन ना, इनको एडवेंचर का बहुत शौक होता है। तो एक फ्रांस के आदमी ने वॉल्केनो 2003-4 में डिस्कवर करा था। वो वहाँ पे उसने क्या करा, शायद फ्रिज लेके फ्रिज से उससे स्लाइड डाउन कर गया, फिर उसके बाद कोई कारपेट पे कर गया, कोई मैट्रेस पे कर गया। फिर एक आदमी है, वो बोला, शायद ऑस्ट्रेलियन था वो आदमी, तो एक आदमी है वो बोला मैं साइकिल पे करूँगा, तो उसने साइकिल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एकदम जल्दी से नीचे है, उसकी हड्डियाँ टूट गई बहुत ज़्यादा, पर वो रिकवर कर गया। तो फिर इसको उन्होंने बना दी एक टूरिस्ट एक्टिविटी, टूरिस्ट आओ, हम आपको फट्टा देंगे, उससे नीचे स्लाइड डाउन करके आओ। तो निकारागुआ में वो करने गया था, अपने हॉस्टल से हमें जाना था वहाँ पे, 1-2 दिन में जाना था। पर मेरी ना कोलंबिया में उससे पहले था मैं, तो स्कॉट करते हुए थोड़ी सी मेरे कमर में हल्की सी चोट थी, तो मेरा दर्द था। तो मैं बोला कि मैं कल नहीं जाऊँगा, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बाद जाऊँगा। मेरे हॉस्टल में डॉर्म होता है, तो शेड कमरा होता है, मैं हमेशा हॉस्टल में रुकता हूँ। ज़्यादा लोग मिलते हैं, माइंडसेट दोस्ती हो जाती है, साथ घूमने जाओ, चिल करो। तो उसी हॉस्टल में एक लड़की थी नॉर्वे की, तो हम सबकी दोस्ती हुई थी। तो नॉर्वे वाली लड़की मेरे को शाम को बोलती कि भाई चलना पार्टी करने चलते हैं आज शाम को, और मेरे को रेस्ट करना था, क्योंकि मेरे को था कि मेरी कमर ठीक हो जाए, मैं फिर वॉल्केनो बोर्डिंग करनी है मेरे को। मैं बोला तू जा, नहीं मैं नहीं जा रहा पार्टी करने। हमने लंच साथ करा था, तो वो सोची थी शाम को भी चले गए, तो मैंने मना कर दिया उसे। तो वो अकेले चली गई पार्टी करने। मैं सो रहा हूँ अपने बेड में, सुबह 3 बजे आती है, वो मेरे को रोते रोते उठाती है और रोने लग रही। कमरे में और सारे सोने लग रहे, मेरे पास आके चीख चीख के रो रही। मैं बोला क्या हुआ? बोली कि मैंने बाहर ऐसे पार्टी करने गई थी, एक कोई मेरे को बूढ़ा अंकल मिला कनाडा का, उसके साथ मैंने बीयर पी ली और मेरे को नशे हो गए। वापस आने लगी तो किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे साथ गलत हुआ। तो मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई, मेरे को बहुत बुरा लगा यार। मैंने पहले तो उसको थोड़ा सा डांटा कि भाई ये तेरा मतलब क्या है, ऐसे रात रात को घूमना और बूढ़े अंकल के साथ बियर पीना। तो मेरे को इस चीज़ पे भी गुस्सा आया। फिर मैं बोला चल कोई नहीं, अब जो हो गया तू आराम कर। मेरी थोड़ी सी बहुत ही मैं सिंपैथेटिक हो गया उसकी तरफ। तो मेरे पास बोली मेरे पास फ़ोन नहीं है घर पे बात करनी। तो मेरे पास फ़ोन था, मेरा 2 फ़ोन रखता हूँ, एक iPhone 14 Pro, एक था मेरे पास iPhone 12 Pro Max। तो मैं बोला कि भाई ये फ़ोन तू रख ले, कोई नहीं, अपने घर पे बात कर ले और ऐसे वैसे। तो वो बोली ठीक है थैंक यू। उसने घर पे बात करी, अपने जो भी सबको बताया। सुबह हुई तो बोली कि मेरे को नया फ़ोन चाहिए, मेरे साथ फ़ोन लेने चल पड़ेगा क्या। तो हालांकि मेरे को और काम था, उस दिन रिकॉर्डिंग पे जाना था। मैं बोला चल मैं चल पड़ता हूँ। मैं उसे ले गया, उसके लिए फ़ोन सेलेक्ट करा, फ़ोन दिलवाया। वो फ़ोन कल आना था, उधर भी उसकी मदद करी, फिर उसे खाना दिलाया, वापस ले। भाई मैंने उसकी 2 दिन पूरा ध्यान रखा उस लड़की का, उसके साथ जो हुआ। 2 दिन बाद उसने नया फ़ोन ले लिया मेरे को, उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया, मेरा फ़ोन भी ख़राब करके दिया उसने। वो वापस आया, उस पर 15,000 रुपये खर्चा आया। छोड़ो चलो, फ़ोन दे दिया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमें जाना था वॉल्केनो बोर्डिंग करने। वो अपनी जाके फ़ीस दे आई, और मैं बोला कि मैं फ़ीस नहीं दे के आया। बोली मैं ना खाने जाने लग रही हूँ। और वो खाने वाला रेस्टोरेंट था हमारे हॉस्टल से 300 मीटर दूर, और जहाँ पे वॉल्केनो बोर्डिंग की वो फीस रजिस्टर कराना था, एक दिन पहले कराना होता है, वो था 350 मीटर दूर, 50 मीटर दूर था सिर्फ उस रेस्टोरेंट से, और हमारे हॉस्टल से भी 350 मीटर दूर। तो मैं बोला यार मेरा तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल मेरी कमर परफेक्ट हो जाए, ये ले पैसे, ये ना मेरी वॉल्केनो बोर्डिंग की फ़ीस पकड़ा दियो। तो लड़की बोली सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू हैव माई लंच, आई डोंट वांट टू वॉक 50 एक्स्ट्रा मीटर्स। मतलब वो लड़की बोल रही है मैं तेरे लिए 50 मीटर एक्स्ट्रा क्यों चलूँ, मैं क्यों तेरे पैसे दूँ। बोली नहीं तू खुद दे आ। मतलब भाई मेरा उस दिन मेरे को इतना बुरा लगा ना यार। तो बताओ अपन कितना ज़्यादा किसी के लिए करते हैं कई बार। भाई ये क्या सीन है यार। भाई इंडियंस ना बहुत दिलदार हैं, बाहर के लोग नहीं है यार। भाई ये थोड़े चोर भी होते हैं, चोरी भी होती है। हाँ जैसे हम भी गए थे लंदन घूमने, हम भी एक डॉम में रुके थे भाई। हम मतलब पार्टी वार्टी करके हमने सोचा कि हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, पहले हॉस्टल में चिल करा थोड़ा, फिर हम चले गए। तो जब हम वापस आए ना, तो हमने देखा भाई हमारे 1-2 सामान हमारा गायब है। हाँ, और हमारे साथ रुके हुए थे डॉर्मेट्री में, गोरे ही थे। और एक हरामी तो हमारे बेड पे सो गया। हमने कहा उठाएं,
कच्छा उतार के सो रहा। ये मेरे साथ भी होता है भाई। भाई एक तो वो बंदा ड्रंक, उसकी कमर पे रखा हुआ सुट्टे का डब्बा, और वो बंदा नेकेड बैठा है। उसकी चूतर दिख रही, मैं कहा बे यार बेशरम से होते हैं ये थोड़े, है ना। भाई। फिर हम परेशान हो गए, हमने कुछ नहीं, चलो सुट्टे का डब्बा उठाया उसका, हम चलते बंद। अच्छा परम भाई, आप देखो 70 कंट्रीज आपने ट्रैवल करी हुई है, तो कोई ऐसा कल्चर आप कहीं गए हो, आपने देखा हो कि भाई ये कल्चर तो बहुत ही ज्यादा अलग है जो लोग फॉलो करते हैं? भाई अलग से अलग कल्चर देखे, अलग से अलग लोग देखे, हर सेक्सुअलिटी के, ओरिएंटेशन के, माइंडसेट के। सबसे अच्छा कल्चर तो मैं अपना कल्चर मानता हूँ, जो भी कल्चर है। पर क्या है ना, हर कल्चर में अच्छाइयाँ देखो जो भी है। और एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा जो मैंने ट्रैवलिंग से ही सीखी, भाई कई कल्चर्स बिल्कुल अपोजिट होंगे, पर अपने लिए वो चीज़ बहुत अजीब है। जैसे वो इथोपिया मुर्सी ट्राइब में गया था, औरत अपना होठ काट के उसमें प्लेट डाल लेगी, और वो सोचते कि भी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मेरा होठ बड़ा होगा, होठ में छेद बड़ा होगा। तो 2 आदमी लड़ेंगे, एक आदमी मर जाएगा, जो जीतेगा आदमी वो अपनी पसंद की लड़की गांव से चूज़ करेगा, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अजीब है। पर ना हम उधर देखने गए हैं, उनके पास गया हूँ, तो मैं जाके बोलूँ भाई ये क्या कर रहे हो, अजीब है। वो चीज़ मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं गया ही क्यों वहाँ पे। एक तो दूसरी चीज़ ना, जैसे अपने अंदर अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल है इंडिया में। यही बात आप किसी गोरे को बता दो, कोई ये क्या मतलब, ये क्या कल्चर हुआ तुम्हारे, घर वाले कैसे तुम्हारा पार्टनर डिसाइड कर देंगे। वहीं अगर हम बाहर जाएंगे तो सिर्फ बीफ खाते हैं, अपन बीफ नहीं खाते बिल्कुल भी। अपने लिए बीफ खाना मतलब बहुत बड़ा पाप है। बाहर मीट ही बीफ चलता है सबसे ज़्यादा। तो देखा जाए ना तो मतलब हर कल्चर अपनी जगह ठीक है। वो बीफ खाते हैं, ठीक है भाई, उनको वो अवेलेबिलिटी है, उनको अपने हिसाब से शादी करनी है, करो। उनका जो लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है, उसको देख के उन्होंने डेवलप किया। हमारे कल्चर अपनी जगह। तो भाई अजीब वगैरह होती है, सारी तरह के लोग देखे, ओपन मैरिजेस देखी है, और कई 70-70 साल के लोग हैं, कभी शादी नहीं करी, बहुत खुश है, पर ज़्यादातर ऐसे होते हैं डिप्रेशन में है। तो सारी तरह के लोग देखे हैं, सब चीज़ें अपनी जगह, वो ठीक है, अपनी जगह अपन ठीक है। भाई आपने टर्म बोला ओपन मैरिजेस, ये क्या चीज़ है और ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं? ओपन मैरिज होती है भाई जब आपकी शादी होगी, बट देन यूर स्टिल लुकिंग फॉर न्यू सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब पति भी और पत्नी भी। तो आप चाहे शादी हो चुकी, हम एक दूसरे से कमिटेड है। जो इमोशंस है वो हम सिर्फ पति पत्नी आपस में शेयर करेंगे, उसके अलावा जो भी नीड्स है वो हम बाहर सीख कर सकते हैं किसी और पार्टनर से। आपको इनवाइट किया किसी ने? नहीं भाई, मेरे को एक लड़की मिले बहुत है मेरे को। एक लड़की थी, वो थी यूएस की, तो उसके साथ मेरे को मिली वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो उसके साथ ऐसी बात चल पड़ी, तो मैं बोला कि भाई अच्छा कौन कौन है घर में, किसके साथ रहती हो? तो बोली आई लिव विद माई नेस्टिंग पार्टनर। नेस्टिंग पार्टनर, मैं बोला वो क्या होता है? बोली नहीं, नेस्ट मतलब हमारा घोंसला, और मेरे घोंसले में जो मेरा पार्टनर रहता है वो, तो हम उसे नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो मैं बोला इजंट ही योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड? बोली नो, ही इज़ माई नेस्टिंग पार्टनर। मैं बोला ऐसा क्यों? बोली क्योंकि हम और मेट्स भी आते रहते हैं ना, कभी मेरा और बॉयफ्रेंड आ गया, उसकी और गर्लफ्रेंड आ गई, तो हम नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट काफ़ी कॉमन है। एक और लड़की मेरे को जर्मनी में ही मिली थी, वो रोमेनियन थी, लेकिन यूएस में काफ़ी कॉमन है कल्चर, और यूरोप में काफ़ी कॉमन है, बहुत होता है। भाई यूरोप वाली जो बेल्ट है वो हम इंडियंस के लिए काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर। और आप दोनों बेल्ट कवर कर चुके हैं, अमेरिकन बेल्ट भी कवर करी है, जो इंडियन ज़्यादा नहीं जाते, और ये वाली बेल्ट भी आप कवर कर चुके हैं। तो मुझे डिफरेंस बताओ ज़रा अमेरिकन और यूरोपियन में। अमेरिकन्स क्या है, एनवायरनमेंट को लेके इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत कचरा भी कर देंगे, ज़्यादा फ्लाइट्स लेंगे, शिप्स लेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। थोड़े सन की टाइप है कि इस वे में कि भी हमारी मर्जी हम कुछ करें। यूरोपियंस ऑन दी अदर हैंड वो सोचते हैं कि हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, लेकिन हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, हम खुद की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। यूरोपियंस का ये माइंडसेट है। तो उनको जो भी करना होगा ना, वो कहेंगे कि भी नहीं, हम प्लेन्स नहीं लेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जो CO2 एमिशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, हम शिप्स नहीं लेंगे, हम क्रूज नहीं लेंगे, हम कचरा नहीं फेंकेंगे। वो बहुत ज़्यादा इस तरह के यूरोपियंस। हम बस और ट्रेन यूज़ कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, साइकिल चलाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। अमेरिका में शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की इस तरह की सोसाइटी है। वैसे क्राइम मुझे लगता है अमेरिका में ज़्यादा है। अमेरिका में ज़्यादा है। जैसे कोलंबिया वगैरह आप गए हो भाई, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, और ये नार्कोस वगैरह भी देखा है कि बैग में स्लिप कर देते हैं। हाँ भाई, कोलंबिया से रिलेटेड किस्सा बताता हूँ आपको, बढ़िया, मतलब काफ़ी किस्से कोलंबिया के, तो पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उसकी एक सिटी है मेदेजीन। स्पेलिंग में उसमें डबल एल आता है, मेदेलीन होता है, लेकिन कोलंबियन स्पेनिश में ल को ज बोलते हैं, तो मेदेजीन। वो शायद उसकी मेन सिटी है ना उस कंट्री। मेन कैपिटल तो बोगोटा है, पर मेन सिटी टूरिस्ट ज़्यादा मेदेजीन में आते हैं, शायद बोगोटा से ज़्यादा आते हैं। वहाँ के कुछ फेमस सिंगर्स वगैरह भी है, मालूमा वगैरह, ये सब वहाँ के हैं। हाँ, पर पाब्लो एस्कोबार वाज फ्रॉम मेदेजीन एज वेल। तो उस सिटी में भाई, वो सिटी ना यूँ माना जाता है कि पूरे अमेरिकाज की या वर्ल्ड की भी सबसे सुंदर लड़कियां माना जाता है वहाँ की है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो भी है, कोकेन सारी कोलंबिया से आती है, उसका बेचना और कंट्रोल वो सारा मेदेजीन में होता है, सारी चीज़ें वहीं पे। तो एक नया ड्रग चला हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम तो है स्कोपोलामीन।
कॉमन नेम है उसका डेविल्स ब्रेथ। वो कोलंबियन ड्रग है, कोलंबिया में उगता है वो ड्रग अगर मान लो भाई आपके सिस्टम में चला गया ना दीपक भाई, लेट से मैंने आपकी पानी में मिला दिया या आपके किसी तरह आपके अंदर चला गया, तो 1-2 दिन तक आप ना हिप्नोटाइज से हो जाओगे, आप होश में रहोगे लेकिन आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जो मैं कहूँगा ना वो करोगे। अच्छा। 1-2-3 ढाई 1 दिन तक उसका नशा रहता है, तो आप उसके नशे में रहोगे। और वो नशा ना मतलब थोड़ा सा वो ड्रग आपके अंदर चला जाए तो वो आप पे असर कर देता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि ना क्लब्स में लड़कियाँ या कोई भी आदमी आपकी ड्रिंक में डाल देगा, वो स्पाइक कर देते हैं। या आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, आपने विजिटिंग कार्ड पकड़ा, वो फेंक दिया, लेकिन कार्ड पे वो ड्रग लगा था, वो आपके हाथ पे लग गया, तो आपके बाद में आपने मुंह साफ करा तो आपकी नाक से आपकी बॉडी में चला गया। वो ड्रग ऐसा जाता है भाई, उसका इतना मिसयूज़ करते हैं लोग वहाँ पे। मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ, मेरी आंखों देखी। 2 अमेरिकन्स थे, वो एक पब में बैठे, जाके टेबल पे दारू पीने लग रहे। 11-12 बजे पब बंद हो गया। उसके बाद वो साथ में एक टेबल पे कपल था, वो कपल आगे बोला भाई हम तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। वो बोले हाँ बैठ जाओ, कपल तो ठीक सा लग रहा था, कपल पे कौन शक करता है। 3 दिन बाद उनकी नींद खुली अपने अपार्टमेंट में। वो अमेरिकन्स थे, काम करते थे मेदेजीन कोलंबिया से। अपने अपार्टमेंट में ज़मीन में सो रहे थे, उनका फर्नीचर बेड वेड सब गायब। सिक्योरिटी के पास गए, भाई हमारा सामान गया। बोले अरे आपके दोस्त ले गए, आप ही तो रखवा रहे थे गाड़ी में। बोले कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने वीडियो फुटेज दिखाई, वो खुद उठवा के अपना फ्रिज सामान रखवा रहे। ओ भाई ये तो कुछ नहीं है, एक और स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्ची स्टोरी। एक आदमी था, वो भी था अमेरिकन, वो आया क्लब में, उसकी किसी लड़की से बात हुई, मेदेजीन सिटी की बात है, मैं 1 महीना रहा वहाँ पे। उस लड़की से उसकी बात हुई, लड़की ने बोला कि चल ठीक है तेरे अपार्टमेंट चलते हैं। उसने एयरबीएनबी रेंट कर रखा था, उसके फ्लैट पे आ गए वो। उस लड़की की नींद खुली है भाई 2-2.5 दिन बाद अपने बाथटब में, और बाथटब में थी बर्फ और बाथटब पूरा लाल। 2 दिन बाद क्या किया, वो लड़की उसके साथ आई तो आई, उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी। बाद में आता है एक डॉक्टर और एक आदमी आते हैं, उस लड़की की किडनी निकाल के ले गए, और यहाँ पे स्टिचेस आए हुए और बाथटब में बर्फ में लेटा हुआ आदमी। ये करता है वो ड्रग भाई वहाँ पे। तो मेदेजीन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं नहीं जानता किसी भी एक ट्रैवलर को जो मेदेजीन गया और लूटा ना हो। आपके ऊपर भी हुआ है कभी? मेरे साथ नहीं हुआ भाई। तो वो ट्रैवलर आप ही हो जो नहीं लूटे। मैं मानता हूँ भाई, मैं इतना केयरफुल था ना, आप कह रहे थे मैं रिस्की जगह पे जाता हूँ, मेदेजीन जितना डर मेरे को कहीं नहीं लगा और उतने मजे भी कहीं नहीं आए टू बी ऑनेस्ट। रात को मैं निकलता नहीं था, हमेशा ग्रुप बना के निकलो, जैसे बाहर जाना है तो और दोस्त बनाओ, 7-8 के ग्रुप में निकलो, अकेले नहीं जाना। एक आधी बार मजबूरी मेरे को रात को जाना पड़ा है तो मैं शॉर्ट्स जूते पहन के निकला हूँ, फोन वोन घर पे छोड़ के और भागता हुआ जाता हूँ और काम करके भागता हुआ आ गया, वरना बाहर निकलो ही मत। ड्रिंक हमेशा अपनी कवर्ड रखनी है, अंगूठा डाल के रखना है, ग्रुप में रहना है, अनजान आदमी से बात नहीं करनी, अनजान लड़की से बात नहीं करनी। लोग सोचते हैं भाई इतनी सुंदर लड़की आके मेरे से बात कर रही है कुछ, अरे भाई तुमसे इंडिया में बात नहीं करी, वहाँ पे कोई क्यों करेगी। सही बात। तो ऑब्वियस आदमी को पता था मैं कितना पानी में हूँ, तो जाके ना ऐसे कई लोग यूँ रिफल जाते हैं कि मैं तो यूँ, तो थोड़ा वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। आप कंट्रोल हो, आपने देखा तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ड्रग कार्टेल यार मेक्सिको में भी बहुत है और क्राइम रेट भी है, तो वहाँ गए हो आप, वहाँ का कुछ बताओ वहाँ पे। बताता हूँ भाई, आप नाम लो कंट्री का कंट्री का किस्सा है मेरे पास। तो जो जितना पहले क्राइम था ना, वो था मोस्टली कार्टेल्स वगैरह कोलंबिया में ज़्यादा कंट्रोल थे। कोलंबिया में अब कार्टेल रिलेटेड क्राइम कम हो गया और वो शिफ्ट हो गया मैक्सिको में। तो मोस्टली जितने भी कार्टेल्स है वो मैक्सिको में। मैक्सिको का जो ड्रग लॉर्ड है मेन वो है एल चैपो, जो कि अमेरिका में शायद कोलोराडो की जेल में लाइफ सेंटेंस उसे मिली हुई है। पाब्लो एस्कोबार तो कोलंबिया बट अभी भी उसकी कार्टेल चल रही है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। उसकी कार्टेल है सिनालोआ कार्टेल। तो मैं एक सिटी में रहा था ग्वादलाहारा, जो कि मैक्सिको में ही है, उधर भी मेरा 1 महीना। उस सिटी में ही वो ऑपरेट करती है, उसके आसपास आउटस्कर्ट्स में सिनालोआ कार्टेल। एल चैपो भाई इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसके लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया था 2-3 साल पहले, शायद 2019 की बात है, कोविड से पहले की। तो भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, देश की पुलिस पे, सड़कों पे लोगों को मार रहे, गाड़ियां पकड़ ली। तो मतलब इतना प्रेशर आ गया प्रेसिडेंट पे, उसके लड़के को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, इतना दबाव बना दिया। अब हिम्मत करके उसके लड़के को थोड़ा सा दोबारा पकड़ा है, 1 साल भी नहीं हो, कुछ महीने पहले दोबारा पकड़ा है। तो दोबारा वहाँ पे वो कर रहे हैं, लफड़ाबाजी राइट्स वगैरह चल रहे हैं। एनीवेज मैं था भाई ग्वादलाहारा सिटी में, हम हॉस्टल से गए, दोस्त बन गए। एक दोस्त था मेरा अर्जेंटीना का मैक्सी, और एक अमेरिका का, ऐसे हमारा ग्रुप सा बन गया 6-7 लोगों का। हम चले गए क्लब में। तो ग्वादलाहारा जो सिटी थी उधर एक टेक्नो क्लब था। अच्छा, तो अपने को ज़्यादा टेक्नो वेक्नो समझ में नहीं आते, पर ठीक है जाके खड़े हो गए, हाथ पैर वैसे ही लाने होते। तो मैं अपना खड़ा रहा, वहाँ पे हमारी होगी दोस्ती। 2 लड़कियों से हमारे ग्रुप में लड़कियाँ भी थी ऑलरेडी, तो 2 और लड़कियों से हमारी दोस्ती होगी। तो हमने सोचा चलो वापस हॉस्टल चलते हैं। हम आके अपने हॉस्टल में, डॉर्म्स में तो लोग सो रहे होते हैं, तो हम बैठ गए छत पे। सुबह के 5-6 बज गए थे। एक लड़की को ठंड लग रही थी, मेरे पास एक्स्ट्रा जैकेट थी, मैं अपने बेड में से ला के मैंने उसे जैकेट दे दी, ऊपर छत पे ले पहन ले। बात चलने लग रही है कि भी अच्छा क्या करते हैं सब। सुबह के 6-7 बज गए और उनमें से एक लड़की, तो कुछ लोग उठ भी गए, जाके सो गए। तो हम 4-5 लोग बचे थे। तो उसमें से एक लड़की बोलती कि मेरे पापा एल चैपो के लिए काम करते हैं सिनालोआ कार्टेल में। और भाई हम जो, मैं और मेरे साथ में 1-2 दोस्त हैं, हम बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं कि भाई किसके साथ बैठे हैं हम, मैं यहाँ पे तो कोई बचाने भी नहीं आने वाला, कुछ होगा तो।
मेरी जैकेट उसके पास, आज भी उसी के पास है मेरी जैकेट, मैं लेके नहीं आया। मैं भाई बाथरूम के बहाने गया और आगे बेड में सो गया। पता चला जैकेट मांगने के बहाने कुछ फंसा दिया कुछ मैं कर दिया। इनके साथ कोई गलती से भी उचनूक होगी तो ऊंच-नीच होगी तो मैं ठीक नहीं, मैं जाके सो गया अपना, और मैंने ना उसे कभी कांटेक्ट करा ना कोई बात, मुझे नहीं पता वो कहाँ है मेरी जैकेट। भाई आपने कभी रेसिज्म फील करा है किसी कंट्री में, और सबसे ज्यादा कहाँ फील करा है? सबसे रेसिस्ट तो शायद पासपोर्ट ही आपका, कितनी प्रॉब्लम हो जाती हाँ, अपने इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कई लोग इस बात पे मेरे को बोलते हुए भैया आप इंडिया के पासपोर्ट की बुराई करते हो। भाई मेरे जितना प्राउड इंडियन शायद ही कोई हो। मैं भी इंडियन पासपोर्ट पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। आई एम ए वेरी प्राउड इंडियन। पर भाई जो सच है वो सच है, अपने इंडियन पासपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी इंडियंस इलीगली अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जिसे डोंकी बोलते हैं। तो हर आदमी को एज अ पोटेंशियल इलीगल इमिग्रेंट देखा जाता है, तो हमेशा ज्यादा इंटेरोगेशन होती है। रेसिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा रेसिस्ट अपन इंडियंस ही है। तू कौन सी जात का है, तू काला है, तू गोरा है, तू कौन सी स्टेट का है, तू नॉर्थ का है, तू साउथ का है। इतना रेसिज्म कहीं नहीं है जितना अपने है। बाहर ऐसा कोई खास रेसिज्म होता है, थोड़ा बहुत हर जगह। मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ है, मेरे को हमेशा स्पेशली फील हुआ, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप सोच रखा होता है इंडियन होगा कोई छोटा सा आएगा चश्मे लगा के कंप्यूटर पे काम करने वाले हो, तो या फिर होगा वो डोंकी वाला जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, मैकडी पे काम, तो सोचते हैं इंडियन और बैकपैकर ऐसे ट्रैवलर दुनिया घूम रहा है। तो मेरे को देख के आमतौर पे लोग थोड़े से इंप्रेस हो जाते हैं, भाई इंडियंस हमने देखे नहीं ऐसे ट्रैवल करते हुए, और इंडियंस तो छोटे छोटे होते हैं, आप थोड़े लंबे हो, देखने में थोड़ी सी आपकी हाइट बॉडी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि मैं भी काला ही हूँ, कालो जैसा ही हूँ, पर मेरे को कभी ऐसा रेसिज्म नहीं हुआ। भाई हमने भी, जैसे हम भी गए ना, हमें भी लगता है कि जैसे बाहर के लोग फ्रेंडली हैं, काफी फ्रेंडली तो हैं कि बात करते हैं ओपनली, और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ओपनली बात करती हैं। हाँ, जितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी होगी उतनी लड़कियां कम बात करेगी। अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में जाओगे वो ओपनली नहीं बात करेंगे। आप यूरोप में, स्पेशली अमेरिका में बहुत खुले, लैटिन अमेरिका में खासकर वीडियोस में देखा हो, लड़कियां चिपक जाती थी मेरे। भाई लाइन वाइन मारती थी लड़कियां तो जिम विम में आप पे। वहाँ असली में फील होता था भाई इंडिया में लड़कियां कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि लड़के छेड़ते इंडिया में लड़कियों को, वहाँ पे उल्टा हो रहा था भाई। वहाँ मेरे को लड़कियां इतना छेड़ती थी, बस से उतरता चिपक जाती थी। कहीं पे मैं कॉफी लेने गया तो रोक के मेरे साथ स्टोरी डाल देती थी और लिख देती थी माय बॉयफ्रेंड। ओह ये भी हो रखा है? रोज होता था भाई, हाँ बहुत होता था ये। भाई बहुत खुश नसीब हो आप। भाई अब मुझे जरा फटाफट ये बता दो, जब कैमरा कट होता था उसके बाद क्या होता था? और मुझे लग रहा है कैमरा कट इसलिए हुआ करता था क्योंकि बैटरी डाउन होती थी। भाई कुछ नहीं होता था, कैमरा कट होता था तो मैं जाके अपना जिम जाता था, डे पास लेता था, जिम करके बढ़िया डाइट लेके और अपना सो जाता था। डॉर्म्स में रुकता था यार मैं, हॉस्टल्स में कुछ नहीं होता था। सही बात है, अकेले सोने का मजा अलग है। मजा अलग है। वैसे ऑन ए सीरियस नोट भाई, डेट करा आपने किसी फॉरेनर को? किसी से प्यार नहीं हुआ भाई? इतनी सुंदर सुंदर होती हैं यार वो। पता है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। फॉरेनर से प्यार ज्यादातर केसेस में उन्हें होता है जो या तो पहली बार फॉरेनर से मिला हो या पहली बार बाहर गया हो, और जिसे इंडिया में कभी प्यार ना मिला हो। जिसने इंडिया में लड़कियां देख ली, इंडिया में ऑलरेडी अटेंशन मिल गई, तो उसे बाहर भी मिलेगी ऑब्वियसली। तो वो सोचता है यार बाहर में मेरे को गोरी ने मेरे से बात कर दी, एक मिनट उसने मेरे को गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो मेरे साथ प्यार में है, शायद मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, फिर वो आदमी उसे रोज मैसेज करेगा, गलती से वो टाइम पास के लिए शायद उसे रिलेशनशिप में भी आ जाए। तो उन लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है, जो मोस्ट केसेस में, सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर वो लोग होते हैं। पर मैं देख चुका था थोड़ी बहुत अटेंशन, हालांकि इतना बढ़िया नहीं दिखता मैं, पर थोड़ी बहुत फेमस होने के बाद अटेंशन मिलने लग जाती है। तो यहाँ भी मिल रही थी फिर बात। भाई ऐसा नहीं, आप बढ़िया दिखते हो भाई, आपने बॉडी बढ़िया यार, जिम में पूरा। भाई वैसे लड़कियां ना हाइट से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा है? और गोरियां या फिर ब्राउन स्किन से? दोनों पे आता हूँ। आप मेरे को बस, मैं बोलता रहूंगा, मैं मेरे साथ जिक्रा छेड़ते रहो, ठीक है? मेरे को टॉपिक दे दो। पहले मैं हाइट की बात करता हूँ। भाई कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको सोसाइटी में ज्यादा डिमांडेबल बनाती है। लड़कियों को भाई सोसाइटी में उनकी डिमांड होने के लिए सिर्फ खूबसूरत होना चाहिए। वो चाहे दिमाग से डम्ब है, पागल है, बोलना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखने में खूबसूरत है, उसके दोस्त भी इज्जत करेंगे, घर वाले भी हमारी लड़की सुंदर है, रिश्तेदार भी वो फलानी लड़की वो बहुत सुंदर है, कुछ नहीं चाहिए। लड़के की भाई डिमांड होने के, लड़के को लंबा भी होना पड़ेगा, सुंदर भी होना पड़ेगा, फनी भी होना पड़ेगा, रिच भी होना पड़ेगा, सक्सेसफुल भी होना पड़ेगा, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ एक फैक्टर हो के नहीं आप हो सकते। सिर्फ लंबाई नहीं, आपको हर चीज में 10 में से 6-7 होना पड़ेगा। पूरा लंबा होने की जरूरत नहीं, ठीक है, एवरेज से अबव हाइट हो, एवरेज से अबव आप सक्सेसफुल हो, एवरेज से अबव आप फनी हो, तो वो सारी चीजें मिलकर एक अच्छा आदमी बनता है जो जिसकी डिमांड हो। और कलर की आपने बात करी, तो एक्सोटिक है कलर, गोरी चमड़ी के लिए ये रंग एक्सोटिक है। अब अपने भी एक एक्सोटिक मतलब कोई नई चीज है। अपने एक गली का कुत्ता दिखा, अपन सोचते हैं देसी गंडक, हरियाणवी में गंडक बोल देते हैं कुत्ते को, और वहीं कोई दिख जाए भाई फ्रेंच मस्टिफ, ओ माय गॉड सो क्यूट, तो अपने लिए एक्सोटिक है, वो घूमता नहीं अपनी गलियों में। क्या पता उनकी गली में वो घूमता, उनको अपने वाले लगेंगे।
तो अपने लिए गोरी चमड़ी आती है, वाह यार गोरी चमड़ी, वही वाली गोरी चीज़ है, को हाँ। हमें एक्सोटिक लगता है, सिर्फ इतना और कुछ नहीं है। इंडिया में ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी बॉडी वॉडी भी ठीक नहीं है ना, और हाइट वाइट भी इतनी, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल सही है, बात कर Very, पा रहे हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसी का part है भाई वो, वो गेम फिर ऑन, तुम उस गेम में हो। उस गेम में हो। भाई वैसे हम क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा, हम लंदन गए हैं तो वहाँ हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि लड़कियाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर हैं। अगर आप किसी नाइट क्लब में हो और आपके पास टेबल है, शैम्पेन्स हैं, आप फैंसी दिखा रहे हो खुद को, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कोई और कंट्री भी है जहाँ एक्चुअली गोल्ड डिगर्स दिखी हो जो आपको अप्रोच करती हो, कैन यू बाय मी अ ड्रिंक? भाई ये हाँ, ये लड़कियां ज़्यादा दिखती है जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, या फिर आप कह लो कि यूके और यूएस ही ज़्यादा कहूँगा मैं। यूरोपियन लड़कियां जो है ना, स्पेशली स्कैंडिनेवियन, वेस्टर्न यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की बात नहीं कर रहा, जर्मनी हुआ, डेनमार्क हुआ, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और इन बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इन देशों की लड़कियां दे लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। नहीं कि भाई तू क्या पैसे क्यों दिखा रहा है, तू क्या शो ऑफ कर रहा है, वो थोड़ी इस तरह की है, वो इसको नेगेटिवली लेती है। तो डिपेंड करता है कौन सी सोसाइटी है, किस बैकग्राउंड से आती है, उस हिसाब से हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। तो हर देश में नहीं है, पर हाँ अमेरिका और यूके में बहुत ज़्यादा है चीज़, बहुत ज़्यादा। भाई स्पेन की बात हो जाए, कुछ स्पेन का किस्सा, स्पेन गए हो आप घूमने? स्पेन का किस्सा, स्पेन में मैं गया था भाई बार्सिलोना में एक कोई फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल मैंने अटेंड करा था, रात का टाइम था, पूरी सड़कों पे लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, घूम रहे थे। वहाँ पे मेरे को तो लाइनें लगी हुई थी दुकानों में, सुपरमार्केट में दारू बियर लेने के लिए, पर वो सुपरमार्केट में जो आदमी था वो पाकिस्तान का था, तो उसने आगे से आगे हमें बियर दे दी थी। यही सब किस्सा था स्पेन में। मैं इतना कोई वैसा बहुत बड़ा जो स्टैंड आउट करा वो शायद मैं नहीं सोच पा रहा। वहाँ पे कैसी है लड़कियाँ? वहाँ पे भी स्पेन की लड़की अपने जैसी है देखने में, तो हर लड़की जैसे अपने लिए है, हर देश का होता है भी मुझे वैसी लड़की पसंद है और मुझे वैसे लड़के पसंद है। तो इंडिया में लड़कियों का जिक्र आती, रशियन लड़की इंडिया का ही है 6000। हाँ 6000 में नकली वाली, 16000 में असली वाली। तो भाई उसी तरह स्पेन वालों का क्या है कि स्पेन की लड़की अपनी जैसी है, पर उनके जो लड़की है वो ऑलरेडी थोड़ी सी ना टैंड है, अपनी जैसी स्किन है, तो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं डेनिश लड़के, जर्मन लड़के, डच लड़के, नीदरलैंड्स के। और जो स्पेन के लड़के हैं उनकी डिमांड है इटालियंस और स्पेनिश लड़के, क्योंकि वो टैंड है ना थोड़े, तो पूरे यूरोप में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं मानता हूँ कि लड़के ज़्यादा सुंदर है स्पेन के, जो कि मानना जाता है। लड़कियाँ इतनी डिजायरेबल नहीं है जितने ज़्यादा लड़के हैं वहाँ के। लड़को इंडियन लड़के कहीं हैं कि जाएं तो भाई डिमांड, तकड़ी डिमांड? नहीं भाई सही बताऊं ना, स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अपने जितने सुंदर लड़के इंडिया में होंगे इतने किसी देश में नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है। लेकिन एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, हालांकि यू कांट स्टीरियोटाइप इंडियंस, अपन हर तरह के लोग हैं इंडिया में। अफ्रीकन से काला आदमी मिल जाएगा, अंग्रेज से गोरा आदमी मिल जाएगा। नहीं, मैं तो अपने जैसे लौंडों की बात कर रहे, जैसे आप हो। भाई आप तो दुनिया सिर पे ठा रखी है अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपने तो खास लठ काट रखे। मैं तो बोल रहा हूँ अपन एक कैटेगरी के है भाई। वही तो। अच्छा परमवीर भाई, आप लास वेगस भी गए हैं? लास वेगस नहीं गया अरे यार ये क्या हो गया यार? भाई मैं कैलिफोर्निया ही था, पिछले 20 दिन पहले कैलिफोर्निया ही था, और प्लान भी था लास वेगस, पर मैं गया ही। मैं सोचा चलो अगली बार जाऊंगा। यार जा रखे हो और आप उस कहावत पे बिलीव करते हो, व्हाटएवर हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस। मेरे ख्याल से ये कहावत ना मेदेजीन के लिए ज्यादा होनी चाहिए, कोलंबिया के। अच्छा। हाँ, लास वेगस में इतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं है बरा, जो मेरे को और दोस्तों स्टोरियाँ सुनता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से अब शिफ्ट होने लग रहा है। जो अमेरिकन ड्रीम पहले था ना, अमेरिका ऐसा है, न्यूयॉर्क ऐसा है, लास वेगस ऐसा है, वो भी उतना नहीं डर। नाइट लाइफ भी अब लास वेगस से ज्यादा मैं मानता हूँ इबीजा स्पेन में, या फिर बर्लिन जर्मनी में, बुडापेस्ट की भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो वो थोड़ा ना शिफ्ट कर रहा है, अब अमेरिका में नहीं रही चीज़ें इतनी। बुडापेस्ट की नाइट लाइफ काफी बढ़िया है, मैंने भी ये सुना है कि ये जो प्राग और हाँ, मैं गया हूँ, बुडापेस्ट भी गया हूँ। बुडापेस्ट में क्या था, रात को वहाँ पे ना हमाम्स होते हैं बड़े बड़े, वो पूल होंगे, पूल से में लेट के पार्टी चलेगी, बड़े बड़े हजारों लोग आए, उसमें पार्टी चल रही है। हमाम वाली पार्टी में नहीं गया, लेकिन मैं था एक ना पुरानी बिल्डिंग थी, कोई बाहर से बिल्डिंग देख लेना, उसमें आपको भी इसमें चमगादड़ रहते होंगे, ऐसी घटिया बिल्डिंग टूटी पड़ी है एकदम से। और उस बिल्डिंग के अंदर घुस के भाई मैं बता नहीं सकता, ऐसा माहौल था, मुझे लग रहा था किसी और प्लैनेट पे आ गया। कम से कम उसके अंदर 100 कमरे होंगे, हर कमरे में अलग टाइप का म्यूजिक, अलग टाइप की बियर, अलग टाइप के बेवरेजेस, अलग टाइप के अल्कोहल, अलग टाइप के लोगों के माइंडसेट। हर कमरे में अलग पार्टी चल रही है, कॉमन हॉल अलग है, लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं भाई वो। और बाहर से कोई इसे देख ले, कोई कह दे कि अबैंडन्ड कोई हवेली पड़ी होगी, अंदर इसके चमगादड़ होंगे, ऐसा है भाई। ये तो अच्छा लग रहा है, सुन के मन कर गया जाने का। हाँ, सही में भाई। अच्छा है, बुडापेस्ट थोड़ा सस्ता भी है, ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, तो अभी उतने प्राइसेस नहीं है। 3 रुपए है ना, मतलब यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 3 है। बुडापेस्ट, हाँ शायद ऐसे ही होगा, मेरे यार याद नहीं रहते कन्वर्जन। एक तो बहुत, हर देश में नई करेंसी कन्वर्जन। भाई करेंसी की बात हो रही है, थोड़ा खर्चे के बारे में बताओ, आप कैसे सर्वाइव करते हो, और आप जो एडसेंस या ब्रांड से बना रहे हो पाता है?
भाई मैं जितना भी खर्चा है, अभी मैंने 71 देश घूमे होंगे, इन पे मेरा खर्चा भी इतना ही लाख आ गया होगा, 71 लाख। सब कुछ ये यूट्यूब से ही कमाया है और यूट्यूब से ही ट्रैवलिंग पे लगाया सारा, और इसी में मैंने सेव भी करा है, काफ़ी मैंने सेव करा जो मैं इन्वेस्ट करने लग रहा हूँ, इधर उधर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ बहुत। तो जो भी है मैंने सब यूट्यूब से कमाया, और इसी चीज़ के ऊपर मैंने कोर्स भी लॉन्च करा है कि भी हाउ कैन यू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कि भी क्या होता है ट्रैवलिंग में, ट्रैवल यूट्यूबर कैसे बना जाए, या फिर बिना ट्रैवल यूट्यूबर या ब्लॉगर बने कैसे पैसे कमाए जाए, क्या प्लेटफॉर्म रिवेन्यू होता है, यूट्यूब कितना देता है, कितने व्यूज़ पे, क्या ब्रांड डील होती है, ब्रांड्स कितना देती है, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर नॉन ब्लॉगिंग तरीका जो काफ़ी यूरोपियंस करते हैं, वो ना फ्रीलांसिंग करके दुनिया घूमते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। जो ब्लॉगर नहीं होते, वो कोई लैंग्वेज टीचर है, कोई अपना कोई योग सिखा रहे होगा कोई, वो सारी चीज़ें मैंने भाई उस कोर्स में कवर करी है। 1000 रुपये कोर्स, हालांकि अब 1500 का हो गया, पर ये पॉडकास्ट आएगा मैं दोबारा 1000 का कर दूंगा। मेरी वेबसाइट पे आप जाके 2.25 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो देखो, आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि भी कैसे दुनिया घूम के पैसे कमाए तो जाए। हमें भी देखना पड़ेगा यार। भाई मैं अपनी जनता से बोल दूं, भाई लिंक मिल जाएगा आपको भाई के कोर्स का डिस्क्रिप्शन में, और भाई के कोर्स के जस्ट नीचे हमारे कोर्स का लिंक है। ठीक है भाई, passengerparamveer.com, passengerparamveer.com, और हर वीकेंड या महीने में 2 बार मैं लाइव सेशंस भी करता हूँ। जिन लोगों को डाउट्स रह गए तो उनके मैं जूम मीटिंग पे वो भी करता हूँ। भाई ये तो बहुत तगड़ा कोर्स होने वाला है यार। कौन नहीं चाहेगा कि ट्रैवल भी करे और पैसे भी मिले उससे। भाई मैंने जितने भी मेरा माइंडसेट, जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस लिए ना, सबका एक निचोड़ निकाल के उसमें डाल दिया वैसे। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप कंट्री में ट्रैवल करो तो मैक्सिमम कितने दिन तक वहाँ रहते हो? सबसे लंबा कौन सी कंट्री में रहे हो? और साथ साथ ये बताओ, आपने कभी वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब या कुछ किया, वो एक्सपीरियंस लिया कभी? दोनों बताता हूँ। सब कंट्री में कितने टाइम में रहता हूँ, रहना चाहिए एक ड्यूरेशन है 2 हफ्ते की, जो आप हर कंट्री में रह के उस कंट्री को अच्छे से जान सकते हो, गिवन दैट वो कंट्री कोई बहुत बड़ी कंट्री लाइक रशिया या फिर बहुत डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया नहीं है। अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बड़ी कंट्रीज है, इनके लिए 2 हफ्ते इनफ नहीं है। कुछ कंट्रीज बहुत ही छोटी है, मोनाको हुआ, वेटिकन सिटी हुआ, इनके लिए 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा है। इनके लिए तो 2 दिन भी ज्यादा हो गए थे आपके लिए। भाई ने पूरी कंट्री नाप दी आधे घंटे में चलते चलते। एक और कंट्री थी नाउरू, थोड़े दिन पहले मैंने वो पैदल करके पूरी पार करी। तो एवरेज साइज की बीच की जो कंट्री है 2 हफ्ते में आप पूरी तरह से जान लेते हो। मैं यही मेरा टारगेट रहता है। छोटी कंट्री है तो बिल्कुल ही छोटी है तो 2 दिन या फिर 5-6 दिन, एवरेज साइज 2 हफ्ता। बड़ी कंट्री है जैसे कि टर्की, मेरे को काफ़ी पसंद है, सबसे ज़्यादा मैं उधर रहा हूँ, मैं उधर 5 बार गया हूँ और टोटल मैंने 6 महीने टर्की में स्पेंड करे होंगे। यूएस में भी शायद इससे ज़्यादा इतने करे हो, मैक्सिको में 3 महीने करे हो। और आपका सवाल था पार्ट टाइम, नहीं पार्ट टाइम जॉब मैंने नहीं करी, मैंने वॉलंटियर ज़रूर करा है। टर्की में एक इंटर्नशिप थी, उधर मैंने पैसे नहीं मिल रहे थे लेकिन मेरी उसमें अकोमोडेशन फ्री थी। ये भी मैंने कोर्स में करा है, कैसे मतलब इंटर्नशिप पाए, वॉलंटियर प्रोग्राम्स और ये सब। ये बहुत तगड़ी चीज़ है यार, ये बहुत सही चीज़ आपने बताई, ये करना चाहिए ट्रैवलर को अगर जा हाँ रहे हाँ हो हाँ, तो। काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है भाई ऑनलाइन, आप उन वेबसाइट्स पे जाओ, अच्छे से मैंने कोर्स में डिस्कस करा है। आपको जाके जैसे आप थाईलैंड में किसी हॉस्टल में चले जाओगे, आपकी जॉब है पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपको वहाँ पे 3 हफ्ते काम करना है, जिसमें से सिर्फ वीकेंड पे काम करना है। 3 हफ्ते तक आपका रहना खाना पीना सब फ्री, उस हॉस्टल में रहो, बस आपको वीकेंड पे बोलना है टूरिस्ट को चलो आज तुम्हें पार्टी करा के लाऊं, बस ये काम है। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है भाई, वेबसाइट्स है वो मैंने बता रखी है कोर्स में डिटेल में, तो ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटी। भाई 70 में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आप शॉर्ट ऑडियंस को बताना चाहते हो कि भाई इन 4-5 जगहों पे तो जा ही जाओ क्योंकि आप इतनी जगह कर चुके हो? भाई टर्की नंबर 1 मेरी अभी तक की फेवरेट रही है। दूसरी है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला भी सेंट्रल अमेरिका में एक आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होने वाली है। जैसे अभी मैक्सिको हम नाम सुनने लगे काफ़ी, मैक्सिको को मेरे को लगता है ओवरटेक कर लेगी ग्वाटेमाला शायद कुछ टाइम में। टर्की, ग्वाटेमाला, और एक बार यूएस ज़रूर जाओ ताकि देखो आपकी भी क्या है वो अमेरिकन ड्रीम, रियलिटी। अच्छी चीज़ें भी है काफ़ी, पर पता होना चाहिए भाई जो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ी इकॉनमी है वो कैसे ऑपरेट करिए, थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखो। तो ये 3-4 देश काफ़ी अच्छे हैं जो शॉर्ट आप जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए, ग्वाटेमाला, टर्की, पोलैंड। भाई और स्पेसिफिकली अगर हम देखें ऑडियंस के लिए, पार्टी के लिए, या ये हम पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ के लिए कोई टेक्नो पसंद है आपको? भाई टेक्नो हमें सब पसंद है, आप हमें नचवा लो, ताऊ हट जा, आप हमें नचवा लो। बस वो मेरे वाला हिसाब है। मेरा भी भाई बर्लिन जाओ, बर्लिन से ऊपर नाइट लाइफ मैंने नहीं देखी भाई अभी तक ज़्यादा डिटेल में। जब वहाँ विंटर्स होती है, जब वहाँ सर्दियाँ हो जाती हैं तो भी नाइट लाइफ ऐसी ही रहती है? थोड़ी कम होती है पर रहती है। समर्स में ऑब्वियसली पीक होता है, पीक सीजन है, पर विंटर्स में थोड़े से टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, लोकल आसपास के लोग ज़्यादा मिलेंगे, पर वैसी ही रहती है भाई। बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं बर्लिन के ऊपर, उधर की नाइट लाइफ के बारे में, पर शायद टाइम इतना नहीं। तो आप बताओ ना कुछ की पॉइंट्स बताओ। चलो की पॉइंट्स बता देता हूँ। दुनिया का सबसे किंकीएस्ट जो क्लब है, किंकी मतलब अलग तरह की फैंटेसीज, वियर्ड चीज़ें जिसमें होती है, वो बर्लिन में। क्या थी सबसे वियर्ड? भाई एक जैसे क्लब है किटकैट, एक दूसरा है बर्गाइन, तो इन दोनों में ही बहुत मतलब आम आदमी जाके वो हैंडल नहीं कर सकता। अपन जैसे डार्क वेब है वैसे ही वो डार्क क्लब है, तो मतलब आम आदमी हैंडल नहीं करता। उधर जाने के लिए आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा पहले थोड़े से कम। मैं भी जैसे गया तो मेरा दोस्त है यहीं का, हरियाणा का, मेरा बचपन का दोस्त है,
तो वो मेरे को पहले दिन एक दिन ले गया रेगेटॉन क्लब में जिसमें स्पेनिश म्यूजिक बज रहा था, अगले दिन वो मेरे को एक उससे ऊपर में ले गया, फिर मेरे को ले गया वहाँ के एक टेक्नो क्लब में, फिर मेरे को लेके गया किटकैट में। तो किटकैट और बर्गाइन वो सबसे नेक्स्ट लेवल है, और उधर एंट्री होना ही बहुत मुश्किल है। एंट्री उधर अपने इंडिया की तरह नहीं कि भी स्टैग एंट्री नहीं, वो इस बेसिस पे होती है कि भाई ये अंदर का माहौल झेल सकता है क्या ये आदमी, अगर उसे लगता है कि ये नहीं झेल पाएगा तो वहीं से वापस भेज देंगे। तो उस क्लब की मालिक जो कि एक लेडी है शायद, और जो बाउंसर है मेन, वो क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर लेंगे। अपन दोनों गए, अच्छा तुम दोनों दोस्त, वहाँ शुभम की डेट ऑफ बर्थ बता, शुभम कौन सी सिटी में पैदा हुआ था ये बता, और इसकी आईडी पे फिर वो मैच करेंगे, ये देखने के लिए असली में दोस्त है नहीं। कौन सा डीजे आज प्ले कर रहा है, उस डीजे के कोई और गाने बता, पहले कहाँ का प्ले करा इसने, ये इस गाने के बारे में बता, कुछ भी पूछ लेंगे। और अजीब से अजीब कपड़े, मतलब मानो कुछ कपड़े बीनी से लेके सिर्फ 2 सितारे पहन रखे हैं लड़कियों ने यहाँ, और आदमी मिलेंगे जिसने कुछ नहीं पहन रखा, सिर्फ यहाँ पे एक बेल्ट बांध के आए हुए नीचे, इसके अलावा कुछ, सिर्फ एक बेल्ट, लेदर की बेल्ट। और इनके कपड़े की भी अलग दुकानें हैं, बर्लिन में खूब सारी दुकानें जिधर इन क्लब्स के कपड़े मिलते हैं। तो आप अंदर गए थे नहीं गए? मैं गया था क्योंकि संडे था उस दिन, तो संडे को चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फ्राइडे सैटरडे लगती है वहाँ लाइन, 7-8 घंटे की लाइन, पार्टी शुरू होती है फ्राइडे की शाम को, मंडे की सुबह तक पार्टी चलती है, 3 दिन लोग अंदर पार्टी करते हैं, सीधा मंडे को निकलते हैं वहाँ से बाहर। तो मैं संडे को गया था, संडे की लाइन थोड़ी छोटी थी, तो मैंने क्या करा, मैं पहन गया काले रंग की बनियान, काली पैंट और काले बूट, वो मेरे दोस्त ने मेरे को दे दिए, और मैंने सिल्वर कलर की चेन पहन ली। तो मैं थोड़ा ब्राउन था, एक तो सारे गोरे थे, तो मैं थोड़ा अलग स्टैंड आउट कर रहा था, तो और मैं गैंगस्टर सा लग रहा था। तो वो बोले आ जाओ मेरा। अंदर जाते ही कोई रिकॉर्डिंग वगैरह इंटरनेट पे आपको उसकी कोई फोटो नहीं मिलेगी, आपका फ़ोन पकड़ के जब्त कर लिया जाएगा। एक आधे क्लब्स में पूरे फ़ोन पे टेप बांध देते हैं, जब आप निकलोगे तब वो टेप खुलवानी है, उससे पहले आप नहीं खोल सकते। अंदर भाई वही डार्क रूम्स वगैरह होती है, अलग अलग तरह की वियर्ड से वियर्ड चीज़ें, मतलब सारी तरह की सेक्सुअलिटीज़ के लोग आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बुड्ढे भी कहीं आएंगे। मतलब खुला चल रहा है वहाँ पे सब? बिल्कुल खुला भाई, बिल्कुल सब खुला, सब चीज़ें ओपन में हो रही है। क्लब है, वो स्विमिंग पूल है, उस पूल में ही ड्रग्स चल रहे हैं, पूल में ही लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। बट वो अनसेफ नहीं है, ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे पास इतने लोग आए भाई, मैं तो जिस तरह भाई वो लड़का वहाँ पे रहता था, उसे बर्लिन में 2 साल हो चुके, वो भी जाके सहम गया था भाई क्या होने लग रहा है। मेरा हाल तो सोचो, मैं तो ट्रॉमा में चला गया था, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को होश नहीं था। मैंने तो फ़ोन में मेरे उन्होंने टेप बांध रखी थी, पर मैंने मैसेज करा मेरे दोस्तों को, भाई मैं ट्रॉमा में आ गया, मैंने ऐसी दुनिया देख ली, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा, और मेरा फ़ोन ना है तो समझ लेना मैं हार्ट अटैक से मर गया, ऐसी जगह हूँ। भाई तो भाई ऐसा माहौल होता है वहाँ पे, और पूल्स में लोग लगे हुए, खुले में सब होने लग रहा है, और लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी आपके पास। मेरे पास आदमी आए, औरत, बूढ़ा, बुढ़ी, सब तरह के लोग आए, आके पूछेंगे कि आप ऐसे करना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, मैं सीधा बोलता था नो नो आई एम गुड थैंक यू। तो ये कपल्स हैं या फिर ये पेड होते हैं, जैसे लड़कियां आप कह रहे हो सेक्स कर रही हैं? नहीं, कुछ पेड नहीं, सब फ्री, सब कुछ जिसे जो करना है वो करो। मतलब सब अपने आप को एक्सप्लोर करने वहाँ पे आ रखे हैं, कोई किसी को जज नहीं करेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करो। बुड्ढे आएंगे कई तो इतने तैयार हो गए जैसे अपनी बुड्ढी से मिलने जा रहे हैं, पर कुछ नहीं, वो ऐसे निकलते हो क्या क्या फैंटेसीज कर रहे होते हैं अंदर। मतलब बर्गाइन में मैं नहीं गया, पर मैंने सुना है उसमें एक ना शिट रूम भी है, उसमें टट्टी करते लोग, उससे उन्हें प्लेजर मिलता है। पूरा तेरी यू क्या सीन है भाई? भाई ऐसे ऐसे अब अपने को देख, टट्टी कर रहे हो भाई, बताओ। अपने को सोच के ऐसे लग रहा है, तो वहां देखो ये चीज तो कैसा लगता हो सोच। वो भाई बहुत ट्रॉमेटिक होता है नए आदमी के लिए। मैं इतनी दुनिया और भाई वहाँ पे वो कैसे हैं स्ट्रिप क्लब्स, अगर आप गए मैं हो? स्ट्रिप क्लब नहीं गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कैमरा बता देना। चलो भाई इस पॉडकास्ट को ना खत्म करने से पहले एक चीज, भाई बहुत सारी बातें हैं वैसे हमारे भाई पास। एक पार्ट 2 तो बनता है, ऑडियंस प्लीज कमेंट करो यार आप, क्योंकि भाई इससे पहले नेक्स्ट ट्रिप पे निकले, फटाफट कमेंट कर दो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, तो भाई मजा आ जाएगा। भाई इससे पहले हम पॉडकास्ट खत्म करना, एक चीज और बता दो, जो अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉगर्स है ना, उनको आप क्या टिप्स दोगे, प्रो टिप्स फटाफट से बता दो। भाई प्रो टिप्स ये है कि भी स्टैंड आउट करो, जो सारी जनता कर रही है वो ना करो, थोड़े से उनसे आइडियाज लो और उसमें अपना एलिमेंट ऐड करो, थोड़ा स्टैंड आउट करो, चीजें डिफरेंट बनाओ। ऐसी जगह जाओ जो थोड़ी कम एक्सप्लोर्ड हो, या ऐसी जगह जा रहे हो जो बहुत एक्सप्लोर्ड है जैसे कि थाईलैंड, दुबई, तो उसमें अपना फैक्टर ऐड करो, कोई नई चीजें दिखाओ। और नेक्स्ट ट्रिप आपकी यूरोप है? अभी यूरोप है, 3 हफ्ते में निकलूंगा, तो 3 हफ्ते है, उसमें ऑडियंस आप बताओ, और कुछ देखना है तो कमेंट हाँ करना। भाई जो भी डिमांड है आप बताओ भाई। मैं 1 साल से बाहर था, तो मैंने 1 महीना ट्रैवलिंग से ब्रेक लिया, तो अभी मैं घर आया हूँ, 3 हफ्ते बचे हुए मेरे ब्रेक में। क्रेजी भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके भाई। एंड परमवीर भाई के चैनल का लिंक यहाँ पर आ रहा है, इनके कोर्स की वेबसाइट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड हैं, जाओ चेकआउट करो और भाई को प्यार दिखाओ। भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया कंटेंट दे रहा है सच में। भाई देखो यार, इतनी सारी कंट्रीज कवर कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि क्या कल्चर है अलग अलग कंट्रीज में। जी भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर हैविंग मी। चलो जी भाई, अगर आपको इस पॉडकास्ट से मजा आ गया तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू परमवीर आल्सो, और हमारा भी चलो भाई, बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद भाई।